हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम व्यापम से रिलेटेड विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपकी एमपी पुलिस और जेएल पेरी दोनों परीक्षाओं के विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को करेंगे। यह साइंस लेक्चर सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने रन स्टडी पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप रन स्टडी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रन स्टडी, वहाँ पर आपको ये लोगो देखकर टेलीग्राम पर रन स्टडी को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पिछले वीडियो की करेक्शन क्वेश्चन की। ये मेरे द्वारा गलत दिया गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन था, निम्न में मसालों में कौन सा मसाला जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होने वाले मसाले इनमें कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हल्दी प्राप्त होता है तने से, लौंग प्राप्त होती है पुष्पकलिका से और दालचीनी प्राप्त होती है छाल से। तो इन उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैंने आपको हल्दी बता दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, हल्दी किससे प्राप्त होता है? हल्दी प्राप्त होता है तने से। और साथ ही साथ हल्दी के साथ साथ इसका ही भाई याद रखना है, अदरक। अदरक भी किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। ठीक है, डिफेंस गाय 77 ने मुझे इससे अवगत करवाया था, तो आपका भी धन्यवाद भाई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर डूबा हुआ जो पदार्थ है उनको यदि ढूंढना है तो हम यूज़ करेंगे सोनार का। ठीक है, सोनार का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम ध्वनि तरंगों को भेजते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों के इस्तेमाल से पदार्थों को ढूंढा जाता है पानी के भीतर। और ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुधेर्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। ठीक है, अनुधेर्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। यदि पानी के ऊपर की बात करते हैं तो क्या आता? तो आता रेडार। रेडार का उपयोग किया जाता है पानी के ऊपर, और पानी के अंदर की बात करें तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो शिप है, जहाज है, ये पदार्थों को ढूंढने के लिए सोनार का उपयोग कर रहा है, जिसमें ये जो तरंगे दिख रही है नीचे आपको, ये कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्टेट संयंत्र क्या कार्य करता है? तो थर्मोस्टेट, इसका मतलब होता है, जो थर्मोस्टेट होता है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये रेगुलेटर के समान काम कर रहा है। और यहाँ पर इस साइड दिया हुआ है टेम्परेचर। तो तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है हमारा थर्मोस्टेट। जहाँ पर भी टेम्परेचर कंट्रोलिंग की बात आती है, उन सभी उपकरणों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है, जैसे हमारा एसी, एयर कंडीशन, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर। इन सभी जगह पर जहाँ पर भी हमें तापमान को नियंत्रित करने वाली बात आती है, वहाँ पर थर्मोस्टेट को लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तापमान को नियंत्रित करता है। ये डायग्राम से आप याद रख सकते हो कि हमने इस प्रकार का कुछ देखा था तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से पदार्थ वायु प्रदूषक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं? तो सर्वाधिक पूछा है उसने, तो सर्वाधिक उत्तरदायी कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सर्वाधिक कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो होता है वो है माइकोप्लाज्मा। कौन होता है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव? ये होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि नाभिकीय झिल्ली जिसमें अनुपस्थित होती है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देना इसमें हम कमेंट बॉक्स में कि जीवाणु और जो शैवाल होता है उसके बीच की संयोजी लिंक कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? जीवाणु और शैवाल के बीच की संयोजी लिंक कौन सी है ना? कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो सूखा फल जो होता है ये हमें किससे प्राप्त होता है? पाइन से प्राप्त होता है। ये डायग्राम में जो देख पा रहे हैं ये है चिलगोजा, और ये किससे मिलता है? यह मिलता है पाइन से। ठीक है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, एक सूखा फल चिलगोजा प्राप्त होता है पाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले फेनोटाइप।
फेनोटाइप जो होते हैं वो जीव होते हैं जो बाहरी लक्षणों से समान दिखाई देते हैं, उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। यदि एनालोगस की बात करें तो तुलना की जा सकने वाले जो जीव रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालोगस। जैसे पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, है ना, सबके पंखों की तुलना की जा सकती है तो वो एनालोगस हो गए। होमोलोगस मतलब ऐसे अंग जिनका काम एक समान होता है, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये दो है लेकिन इनका काम कैसा है, एक समान है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे होमोलोगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्योंकि? ग्रीष्म ऋतु में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो 4th नंबर का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो जो अभ्रक होता है, अभ्रक का इस्तेमाल जो किया जाता है वह विद्युत उद्योग में किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका उपयोग किया जाता है कंडेंसर, ठीक है, कैपेसिटर, कंडेंसर, डायनामो और विद्युत उपकरण बनाने के लिए हम अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब को किस तरह नापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब नापने का जो है उपकरण होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब। और बैरोमीटर की ये जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये 3rd नंबर का डायग्राम, ये है बैरोमीटर का डायग्राम और टोरिसेली ने इसको बनाया था। बैरोमीटर को किसने बनाया था? टोरिसेली ने बनाया था। इसमें पाठ्यांक में 3 चीजें आपको याद रखना है कि यदि ये अचानक गिरता है, अचानक गिरना ये किसका संकेत है? ये संकेत है आंधी का। ठीक है, अचानक गिरना किसका संकेत है? आंधी का संकेत है। यदि धीरे धीरे ये गिरता है तो वर्षा होती है, और यदि इसमें वृद्धि होती है धीरे धीरे तो साफ मौसम का संकेत है। ठीक है, 3 चीजें बैरोमीटर की याद रखना, अचानक गिरे तो आंधी, धीरे धीरे कम हो तो वर्षा, और यदि अचानक से बढ़ जाए या धीरे धीरे बढ़े तो साफ मौसम। ठीक है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर का आपेक्षिक घनत्व, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइग्रोमीटर हाइग्रो बोला है तो आपेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रो बोला है तो आपेक्षिक घनत्व, और अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है जब, समुद्री जल का घनत्व कब बढ़ेगा? जब गहराई और लवणता दोनों बढ़ती है। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है याद रखने वाला कि समुद्री जल का घनत्व कब बढ़ेगा? जब गहराई और लवणता दोनों बढ़ती है। यदि हम बात करें जल की तो 4 डिग्री सेल्सियस पर याद रखना है कि जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा और आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव अंडाणु में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 46। इसका करेक्ट आंसर आएगा 46। ठीक है, 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो मादा और नर दोनों में समान होते हैं, और 23वें जोड़े से लिंग का निर्धारण होता है, तो इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी से मानव में रोग भी होते हैं? तो समुद्र में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयोडीन। ये याद रखना है, आयोडीन सबसे ज्यादा पाया जाता है समुद्र में। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है घेंगा। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा हो जाता है। ठीक है, और विकलांगता भी होती है आयोडीन की कमी से। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंगों का सही क्रम बताइए। रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो बेजानी, हपी, नाला, बेजानी, हपी, नाला। ठीक है, ये हमारा कलर का सही क्रम होता है। सबसे पहले आता है बैंगनी, ये इसमें देखते चलिए, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। बैंगनी, फिर आता है जामुनी, फिर आता है नीला, फिर आता है हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और लास्ट में आता है लाल। अब हम देख लेंगे कि ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट है। तो हरा, नीला, हरा, पीला, सेकंड वाला का जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, नीला, हरा, पीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सी किरण या तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है? तो परमाणु में जब नाभिक परिवर्तन होता है तो उस समय पर गामा किरणें जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये जो चारों किरणें हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये कौन सी तरंगे कहलाती है? ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंगे कहलाती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, इन सभी के आपको आविष्कारकर्ता और उपयोग, ये दो चीजें आपको याद रखना है। 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और सातों के आपको आविष्कारकर्ता और साथ ही साथ आपको उपयोग पता होना चाहिए। ठीक है, गामा किरणों का जो आवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और आवृत्ति मतलब होता है विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होना। आवृत्ति का ज़्यादा होना मतलब विभेदन क्षमता का सबसे ज़्यादा होना। यदि बात करें अवरक्त किरणों की, तो अवरक्त किरणें जो होती है ये रिमोट में उपयोग की जाती है। क्षय किरणें टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है, एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, और प्रकाश तरंगे ये देखने के लिए हमारे लाभदायक होती है। आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका घूर्णन तथा परिक्रमण का एक समान होता है? तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान होता है चंद्रमा का। ये भी याद रखना है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान होता है चंद्रमा का। कितना होता है? 27 दिन का होता है। परिक्रमण घूर्णन कितने दिन का होता है? 27 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रित करता है? फलों को पकाने में नियंत्रित करता है एथाइलिन। कौन सा हार्मोन है? एथाइलिन हार्मोन जो है वो फलों को पकाने का नियंत्रण करता है। यदि बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन जो है फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, ये किससे बचाता है? फसलों को गिरने से बचाता है। और यदि बात करें गिबरेलिक अम्ल की, तो पौधे की निष्क्रियता तोड़ने में मदद करता है गिबरेलिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवाज गूंजती है क्योंकि? आवाज किस कारण से गूंजती है? क्योंकि ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण जो आवाज है वह गूंजती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के का दाना क्या होता है? तो मक्के का जो दाना है वह एक फल होता है। क्या होता है मक्के का दाना? मक्के का दाना एक फल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.5। वैसे होता है 7.4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम 7.5 लगाएंगे। ठीक है, जब पीएच मान 7 होता है तो उस समय पर ये कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, जो कि एक उदासीन होता है। ठीक है, यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम अम्लीय होते जाते हैं। ठीक है, अम्लीय पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि पीएच मान 7 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्षारीय पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो प्रथम प्रत्यारोपण है वह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण। ये बात याद रखना है आपको। और यदि बात करें जोसेफ लिस्टर की, तो यह आधुनिक सर्जरी के जनक, जोसेफ लिस्टर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक सर्जरी के जनक जो है वो जोसेफ लिस्टर है। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक मेडिसिन के संस्थापक भी यही है। ठीक है, इनके द्वारा ही सबसे पहले शुरुआत की गई थी एंटीसेप्टिक मेडिसिन की। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन में आप मुझे ये बताएंगे कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हूँ कि इसमें दूध का पीएच मान बताना है, और एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले पूछा था। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।